मैम, चरणदास महंत जी कद्दावर नेता है, अविभाजित मध्य प्रदेश से मंत्री रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों हो गई? मुझे राजनीति में आने की आवश्यकता तो नहीं थी। अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो डाउन टू अर्थ रहने वाले नेताओं में बिसाहू दास महंत जी का नाम सामने आता है। क्या वर्तमान में जिस प्रकार से वो प्रेरणा स्रोत आज के युवाओं के लिए बने हैं, वर्तमान की राजनीति में क्या ये देखने मिलती है? यदि मैं निसंकोच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। जी मैम, 11 लोकसभा सीटों में केवल एक में कांग्रेस आ पाई है। आपके ऊपर गायब रहने का आरोप लगा था, बीजेपी काफ़ी नारे लगाए थे। देखिए, मैंने तो तभी नहीं कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगता था कि ये लापता सांसद है, तो मैं चुप रहती थी। एक बाहरी प्रत्याशी होने का फायदा आपको मिला? सरोज पांडे जी को बोला जा रहा था वो बाहरी प्रत्याशी है। देखिए, वो बात हम लोगों ने नहीं कही, ये उनके ही लोग कह रहे थे कि ये बाहर से आई हुई है। मैम, आपने हरियाली की बात कही। चलिए, कोरबा में तो हरियाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र में चिरमिरी है, जिसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। हल्दीबाड़ी से चिरमिरी, हल्दीबाड़ी से विधि विश्वकर्मा का सवाल है कि चिरमिरी में विस्थापन की स्थिति आ चुकी है। यहाँ आसपास के जो खदानें हैं वो बंद हो चुके हैं, जबकि वहाँ कोयला अभी भी है। अभी मेरी कोयला मंत्री के साथ अभी बैठक भी है, मैं उसमें हूँ, मेंबर हूँ, तो इस बात को मैं रखने ही जा रही हूँ। मैम, अगर हम समस्याओं की बात करें तो आपकी नज़र में मुख्य समस्या क्या है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, मेरी लोकसभा में समस्याएं तो बहुत हैं। एक तो प्रदूषण की ही है, भूस्थापितों की है, मुआवजा न मिलने की है। कोरबा जो है वो स्कैम सेंटर बन गया है कोयला घोटाले के रूप में। वो तो जो आता है वो यही करता है और वही कहता है, इस पे प्रश्न नहीं उठाया जाए। चुनाव के दौरान सड़कों की जो अव्यवस्था है वो मुद्दे में रही। मेरे हिसाब से अभी सड़कें की हालत सुधर रही है, और चूँकि NH है तो वो धीरे धीरे बनता है, और अभी सड़कों की हालत सुधर रही है और सुधर जाएगी। छत्तीसगढ़ी आवाज़ को बढ़ाने वालों के नाम में बिसाहू दास महंत जी का भी नाम सामने आता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी आवाज़ को लेकर क्या स्थिति है आपके दृष्टिकोण से? उन्होंने जो बातें आगे रखी वो महंत जी भी पूरा कर रहे हैं, हम सब पूरा कर रहे हैं, और हम लोग इसमें बिल्कुल आगे हैं। यहाँ की परंपराओं, यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके के पार्टी के भीतर मतभेद शुरू हो गई थी। 50-50 वाला टारगेट था। आधे विधायक दौड़ के जा रहे हैं दिल्ली, आधे विधायक दिल्ली जा रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो गए उस चीज़ को लेके कि पार्टी के अंदर ही मतभेद चल रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा? देखिए, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं सांसद हूँ। एक महिला के लिए राजनीति में रहना कितनी बड़ी चुनौती है? महिला होने के नाते मैं बताती हूँ, महिलाओं को राजनीति में बहुत कठिनता होती है। मैम, चरण जी के साथ विचारों को लेकर कभी मतभेद हुआ है आपका? बिल्कुल होता है। पति पत्नी में लड़ाई ना हो तो फिर तो बात ही ना बने, दुनिया की रीत है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। साथियों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम नेता, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों को लेकर आते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं, संघर्ष के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मौजूदगी है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, और आज के कार्यक्रम में हमारी मेहमान है कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मैम, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज चूँकि नवरात्रि है तो मैं आप सभी को नवरात्रि की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरा परिचय है कि मैं महंत जी की पत्नी हूँ, और वो पुराने यहाँ के नेता हैं और वरिष्ठ हैं और सन 80 से हैं, तो इसके पीछे मैं हूँ तो मुझे लोग जानते ही हैं। मैम, आप भी शिक्षा कहाँ हो? मैंने MSc किया है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में, फर्स्ट क्लास पास हूँ। आधी मेरी PhD छूट गई। मैं कैंसर पे PhD कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। मैं 76 पास आउट हूँ, और भोपाल मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से यानी भोपाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पढ़ी हुई हूँ। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई आपकी? मेरी प्राथमिक शिक्षा रीवा में हुई है, जबलपुर में हुई है और ग्वालियर में हुई है। चूँकि पुराना मध्य प्रदेश था और मेरे पिताजी सेंट्रल प्रिंटिंग स्टेशनरी में कंट्रोलर थे, प्रेस में,
तो 5 जगह उनका ट्रांसफ़र होता था और 5 जगह मैं पढ़ी हूँ। मैम तो बचपन से रुचि थी क्या राजनीति में, या सहयोग बन गया? नहीं, रुचि तो मेरी राजनीति में बिल्कुल नहीं है, नहीं है बोल रही हूँ मैं। सवाल ये है कि कक्षा पहली से मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करती थी अपनी पूरी क्लास को, और शुरू से ही मैं मॉनिटर रही, और मेरे हिसाब से एमएससी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं भी रही मुझे प्राथमिकता मिली। गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव में थी 1975 में, उस समय भी मेरा चयन हुआ था, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से यूनिवर्सिटी में थी। तो राजनीति नहीं थी, लेकिन मैं सोशल वर्कर के रूप में ज़रूर काम करती थी, और मेरा समाज के प्रति एक जो दायित्व होता है उसको निभाने का मुझे शुरू से शौक़ है। मैम आपने एक बात कहा, मेरी पीएचडी छूट गई, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, चूँकि मैं भोपाल में रहती थी और वहाँ कॉलेज में कर रही थी। शादी के बाद मैं सारागांव आ गई, और इसलिए थोड़ा सा उस समय ये था ना कि बहू है तो घर में रहना चाहिए, तो किसी कारणवश और हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, तो हम अपना राजनीति भी एक बहुत अच्छा मेरे को मिल गया था परिवार, तो उसमें भी रह के मैं समाज की सेवा करने लगी। मैम चरणदास महंत जी कद्दावर नेता है, अविभाजित मध्य प्रदेश से मंत्री रहे हैं, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों हो गई? मुझे राजनीति में आने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जब ये पिछली बार चुनाव लड़े, और मेरे हिसाब से 25 साल के बाद फिर से ये विधानसभा में शक्ति क्षेत्र से लड़े। पहले तो सांसद थे, कभी जांजगीर के, कभी कोरबा के, तो पहले हमारा क्षेत्र चांपा था। तो जब शक्ति से लड़े और लड़ने के बाद ये अपना छत्तीसगढ़ के अपना विधानसभा अध्यक्ष बन गए, और 6 महीने के बाद फिर से अपनी सीट को छोड़ना, और फिर जो हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने जिस विश्वास के साथ महंत जी को चुना, 30,000 से उन्होंने उनको विजय दिलाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नाइंसाफ़ी होती कि ये उस पद को छोड़ करके, उनका विधायक छोड़ करके ये सांसद लड़ते। चूँकि मैं सन 80 से महंत जी के साथ ही काम कर रही हूँ, और जब जब वो चुनाव लड़ते रहे, 6-7 चुनाव जितने भी लड़े हैं वो मेरे आने के बाद 85 से, उसमें सब में मैं साथ थी और पीछे रह के काम करती थी। तो मैंने कोरबा लोकसभा में भी लगभग सभी विधानसभाओं में और सभी गाँव में जाती थी, क्योंकि मैं इनके पीछे रहती थी, तो ये उतना नहीं दौरा करते थे जितना मैं कर लेती थी। तो यही वजह है कि लोग मुझे जानते थे, तो ये वहाँ की डिमांड भी हुई कि महंत जी नहीं लड़ें तो आप लड़ें। तो ये एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ऊपर से भी यही सोचा गया कि महंत जी ही लड़ें, तो महंत जी नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि अपने मतदाताओं को हम धोखा नहीं दे सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे उनको, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मुझे दे दिया टिकट, और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जीत भी गई। हम चुनाव प्रचार के दौरान जांजगीर लोकसभा क्षेत्र गए थे जी। वहाँ हम लोगों से पूछे, वहाँ बहुत लोगों से अपन लोगों ने रिव्यू लिया, राजनीति अपने प्रेरणा स्रोत के भी रूप में, और इस क्षेत्र में जो पकड़ रखने वाले नेता हैं उनके नाम में एक अलग प्रेम चरण जी के लिए दिखाई देता है। ये क्या कुछ कारण है, यह सारागांव पास में, ये कारण निकल के सामने आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके जो कहते हैं ना, जब बीज अच्छा हो तो पौधा भी अच्छा होता है। ये बाबूजी के जो बिसाहूदास महंत जी का तो आपने नाम सुना होगा, जो पिताजी मतलब मेरे ससुर, उन्होंने जो राजनीति की, जो वो मंत्री भी रहे, मेरे हिसाब से पहला जब देश आज़ाद होने के बाद पहले चुनाव में उन्होंने भाग लिया, तो तब से वो जब उनकी डेथ हुई तब तक वो सक्रिय रहे। और जो इंसान हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी विधायक जीत गया, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे, तो उनके प्रति और उनके जो कर्म थे, जो उन्होंने कार्य किया था, उसके बदौलत महंत जी भी राजनीति में लाए गए, अर्जुन सिंह जी लाए थे। और उसके बाद से वो एक उनका आशीर्वाद, दूसरा हम लोगों का महंत जी का जो नेचर, जो उनको पिताजी से मिला, अनुवांशिक है ये गुण कि हम लोग उनको लोकप्रियता मिली, और प्रेम से ही हम लोग बात करते हैं। कबीर पंथी हैं, प्रेम दो और प्रेम लो, इसमें हम लोग विश्वास है। अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो डाउन टू अर्थ रहने वाले नेताओं में बिसाहूदास महंत जी का नाम सामने आता है। क्या वर्तमान में जिस प्रकार से वो प्रेरणा स्रोत आज के युवाओं के लिए बने हैं, वर्तमान की राजनीति में क्या ये देखने मिलती है?
यदि मैं निसंकोच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। आज की राजनीति बाबूजी के राजनीति के समय से बहुत अलग है, और ऐसे स्थितियों में महंत जी ऐसे स्थितियों में रह के राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है। मैम, आपने बड़ी बात कही। आप अपना प्रेरणा स्रोत किन्हें मानती हैं राजनीति के क्षेत्र में? देखिए, जब मैं शादी होके आई, मेरा परिवार मिलिट्री, मेरे दादाजी मिलिट्री में थे, फ्रीडम फाइटर रहे। वो पहला और विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में गए और वहाँ पे शहीद हुए। तो देखा जाए कि हम लोग तो बिल्कुल मिलिट्री रूल और सब नियमों कानून से पले बढ़े, राजनीति से बहुत दूर थे। लेकिन जब एक राजनीति परिवार में मैं आई, तो जो मेरी सासू माँ थी, जिनको हम लोग दाई कहते हैं, वो चूँकि मैंने ससुर जी को अभी देखा नहीं, जब वो गुजर गए उसके बाद मेरी शादी हुई, तो सासू जी से मैंने ये देखा, पूछा और समझा। और उनको मैं देखती थी कि उनका बेटा यानी महंत जी जब घर में नहीं होते थे, तो कोई भी क्षेत्र से आता था, किसी भी गांव से आता था, चांपा में जब लड़ते थे तो वो बुलाना, बैठाना, पूछना, और उनसे उनके जो जिस कागज़ को वो लेकर आए थे, जिस कारण से आए थे, उसको पूछना। कहते हैं ना कि कोई अजनबी आदमी से भी बातचीत करने की एक कला होती है, और उसके सुख दुख में शामिल होने की भी एक कला होती है, वो उनमें थी, माताजी में। उनसे मैंने ये सब सीखा। और पति के साथ प्रेरणा तो मिलती ही है, तो ये सब मेरे कारण है कि मैं आज भी काम कर रही हूँ। बीजेपी सरकार 33% आरक्षण देने की बात करती है, सदन में पारित भी हो गया है, परंतु लागू नहीं हुआ। क्या कुछ कारण लगता है आपको? मुझे इनका तो कुछ समझ में नहीं आता। पारित करते हैं, लागू नहीं करते हैं। महिलाओं के लिए भी वही है, जनजाति और जाति का भी देखा जाए तो वैसे ही है। इसके पीछे क्या कारण है वो यही बता सकते हैं, मगर ये जो राजनीति है ये मुझे पसंद नहीं है। जो कहो वो करो, ऐसा होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हमें जिस विश्वास के साथ चुना, जो हमने उनसे वादे किए, उन्हें पूरा करना चाहिए। जी मैम, 11 लोकसभा सीटों में केवल एक में कांग्रेस आ पाई है। आपके ऊपर गायब रहने का आरोप लगा था, बीजेपी काफ़ी नारे लगाए थे, आपने जीत दिलाई, क्या उनको जवाब है ये जीत? देखिए, मैंने तो तभी नहीं कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगता था कि ये लापता सांसद है, तो मैं चुप रहती थी। जिस समय क्योंकि मुझे एक विश्वास था कि ये जनता मुझे जानती है, और मैं महंत जी के ज़माने से, यानी मैं आज 45 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में घूमते हुए और काम करते हुए। मुझे हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारे छोटे छोटे गांव वाले, हमारे मतदाता मुझे सब जानते हैं। कोई दीदी कहता, कोई भाभी कहता, ये प्रेम है। तो मुझे उस प्रेम के प्रति इतना विश्वास था कि मैं जीतूंगी। और मैंने जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकला, उस दिन मैंने अपने विपक्ष को बताया, जो हमारी लड़ रही थी, कि जिनका ना आता ना पता वो मुझे कहती हैं लापता। ये ज़रूर मैंने कहा था। और मैं कह सकती हूँ कि यदि मैं लापता रहती तो क्या जीत पाती। 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं आपके लोकसभा में, एक में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में ये जवाब दिया कि जनता आपको सपोर्ट करती है। एक बाहरी प्रत्याशी होने का फ़ायदा आपको मिला। सरोज पांडे जी को बोला जा रहा था वो बाहरी प्रत्याशी है। देखिए, वो बात हम लोगों ने नहीं कही, ये उनके ही लोग कह रहे थे कि ये बाहर से आई हुई हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की ही ये देन है जो वो कहती थी। कांग्रेस ने इस बात को कभी नहीं कहा, लेकिन जब सब कहते हैं तो ये भी कहने लगते हैं, ऐसा हुआ। पर मैं मानती हूँ कि 7 विधानसभाओं में विपक्ष बैठा है, मतलब अभी सत्ता पक्ष जो है वो बैठा है, और एक में हमारा कांग्रेसी विधायक है। बावजूद इसके मैं 7 विधानसभा में जीती और 1 विधानसभा में हारी, जिसमें कि उन्होंने ज़बरदस्ती से कुछ जो भी कहिए आप कि ऊपर से पैसा और गलत तरीके का इस्तेमाल इस करके उन्होंने कोरबा को जीता, लेकिन बाकी 7 विधानसभाओं में मैं जीती। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। दूसरा, अभी जब हमारी प्रभारी भी आई थी, उनके सामने मैंने कहा था कि महंत जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, ये उनकी भी कार्यकुशलता है, रणनीति है।
और उनके और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच का जो सौहार्दपन है, जिस तरीके से हमने उन्हें खुली छूट दी कि हर व्यक्ति ज्योत्सना महंत बन के लड़े, हर कार्यकर्ता को हमने ये कहा, और उन्होंने जो संदेश देश को दिया है वो देश आज समझ रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश 40 सीट कहते हैं दोनों, यदि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाएं, उसमें सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की कोरबा को दिलाई हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो श्रेय मैं अपने कार्यकर्ताओं को दूंगी, मतदाताओं को दूंगी, और उन हमारी महिलाओं को दूंगी जो मुझे विशेष प्रेम करती हैं। मैम, रेलवे की समस्या को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाती रही हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, मैं लगातार पिछले 5 साल भी रेल को लेकर के मैंने बहुत कुछ कहा, और अभी जब मैंने 18वीं लोकसभा में अपना कदम रखा तो पहला मेरा 0 आवर में यही चीज़ मैंने उठाई और बोला कि रेलवे हमारे छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं, और ख़ासकर हमारी कोरबा को, जहाँ पूरा भारत बसता है, हर राज्य से हमारे यहाँ के लोग हैं, और एक मध्यम वर्गीय लोगों को एक यात्रा करने का एकमात्र रेल साधन है। प्लेन से हर कोई या बस से नहीं जा सकता। तो मंत्री जी को मैंने कहा, मैं मिली, उनसे बात की वैष्णो जी से, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त तो किया है और ये भी कहा है कि चूँकि लोड बहुत है छत्तीसगढ़ में, खासकर हमारे यहाँ जो खदानें हैं उनका लदान जाती है, इतना लोड है कि हमको दूसरी लाइन बिछानी पड़ रही हैं। तो अभी 2nd फिर 3rd होगी, तो उनका ये कहना था कि हमको 2 साल अभी और लगेंगे फिर से ठीक होने में। तो अब ये उनकी मुश्किलात हैं, और हमारी जनता जो मांग कर रही है वो अपनी जगह ठीक है, पर हमारी मांग पूरी होती रहेगी। यदि हम मांगते रहेंगे तो आज नहीं तो कल पूरी होगी। कोरबा को ऊर्जा नगरी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र है, विकास के नाम पर लेकिन छुपी नहीं है बात, लोगों के सामने नज़र आता है। चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें, धूल मिट्टी, क्या कुछ निराकरण है? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऊर्जा नगरी है, लेकिन उसको प्रदूषण झेलना पड़ रहा है, राखड़ को झेलना पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ें हैं कि उन्हें बेरोज़गारी झेलनी पड़ रही है। तो क्यों ऐसा है? बाहर की कंपनीज आके वहाँ पर रहती हैं। अब तो प्राइवेट हो ही रहा है सब, आपको पता होना चाहिए। लैंडको भी हो गया है, और भी चीज़ें हो रही हैं, बाल्को भी हो गया है। तो हमारे स्थानीय लोगों को निकाल दिया जाता है, बाहर के लोगों को भर्ती किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी कंपनी वहाँ है, चाहे वो SCCL हो, चाहे बाल्को हो, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी जवाबदारी उन लोगों की है कि उसको हमारे यहाँ पर ना फेंकें, उसको अन्यत्र कहीं कंज्यूम करें। तो कहीं भी फेंक देना, कहीं से भी उठा के कहीं भी फेंक दें। आप जाइए, देखिए, जगह जगह आपको राखड़ मिलेगी, जगह जगह आप, वहाँ की हरियाली तो है ही नहीं। पत्तों पर आपने सफ़ेदी देखी होगी, जैसे सफ़ेद पत्ते हैं, इतनी धूल है, इतना प्रदूषण है। वहाँ के लोग बोन टीवी से, अपना टीबी से, और भी आजकल तो कैंसर से भी प्रभावित हैं, अस्थमा है उन लोगों को। और जो पानी है वो भी प्रदूषित है, उसमें लौह ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ें यदि देखी जाए कि इन सब के चीज़ों के लिए नेता तो है ही, नेता तो उसमें कर ही रहे हैं काम, और करेंगे भी, चाहे कोई भी सरकार हो करेगी काम। लेकिन हमारे जो SCCL है, बाल्को है, जो हमारी कंपनीज़ हैं, इनको भी थोड़ी अवेयरनेस होना चाहिए। मैम, आपने हरियाली की बात कही। चलिए, कोरबा में तो हरियाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र में चिरमिरी है, जिसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। मैम, हम स्थानीय मुद्दों को भी उठाते हैं। हल्दीबाड़ी से, चिरमिरी हल्दीबाड़ी से विधि विश्वकर्मा का सवाल है कि चिरमिरी में विस्थापन की स्थिति आ चुकी है। यहाँ आसपास के जो खदानें हैं वो बंद हो चुके हैं, जबकि वहाँ कोयला अभी भी है। उसको फिर से शुरू कराने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है? अगर वो शुरू नहीं कराया गया तो आने वाले समय में चिरमिरी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपसे बोला है ना कि जितने दिन खदानें खुदनी चाहिए उससे पहले बंद हो रही हैं। चोटियाँ की भी बंद हुई है, हमारे क्षेत्र में है। तो इसका जवाबदार, अभी मेरी कोयला मंत्री के साथ अभी बैठक भी है, मैं उसमें हूँ, मेंबर हूँ। तो इस बात को मैं रखने ही जा रही हूँ। जो आपने कहा, अच्छा हुआ आपने पूछा, और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, उन लोगों को जो वहाँ काम करते थे, जो बेरोज़गार हुए, जो भू स्थापित लोग हैं अभी तक, जिन्हें भूमि नहीं मिली है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, जिन्हें पैसा नहीं मिला है।
तो मुआवजा भी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि हर इंसान को उसका पूरा हक मिले, अधिकार मिले, जो उसका अधिकार है। तो इस विषय में कोयला मंत्री जी के सामने मैं ये सब चीज़ें रखूँगी। और जो अभी समिति में मैं मेंबर भी हूँ कोल माइंस की, तो अब मीटिंग पहली है, तो इसमें मैं इस चीज़ को सबको लेके जा रही हूँ। 9 तारीख की मीटिंग है, उसमें मैं रखूँगी और कोशिश यही रहेगी कि उनको सही चीज़ें उनको मिले, इंसाफ मिले। आपके क्षेत्र के कई विधायक थे जिन्होंने कहा कि कोरबा जो है वो स्कैम सेंटर बन गया है कोयला घोटाले के रूप में। वो तो जो आता है वो यही करता है और वही कहता है। इस पे प्रश्न नहीं उठाया जाए, ये तो हमारे यहाँ की सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। और ये चीज़ है कि उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है उसे हटाना, सब मिलकर ही। और ख़ासकर मैं हमेशा अपनी डीएमएफ की बैठक में अपने जो हमारे अधिकारी लोग हैं सभी से मैं कहती हूँ कि यदि अधिकारी ईमानदारी से काम करने लग जाएं तो नेता को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना परेशानियाँ होंगी। तो हमें हमेशा अपने अधिकारों का सही और निष्पक्ष होकर उसका प्रयोग करना चाहिए। मैम, अगर हम समस्याओं की बात करें तो आपकी नज़र में मुख्य समस्या क्या है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, मेरी लोकसभा में समस्याएं तो बहुत हैं। एक तो प्रदूषण की ही है, भूस्थापितों की है, मुआवजा न मिलने की है, जो मेन है। खदानों के कारण पानी की कमी हो रही है, पानी नीचे जा रहा है और वहाँ पर पास में ही वो विस्फोट भी करते हैं। इसके कारण गाँव में भी थोड़ा सा एक गलत चीज़ें हैं कि भाई हमारा घर गिर जाएगा, घर कई क्रैक हो गए, बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोज़गारी भी है, पानी की कमी भी है जो होती है, और बीमारियां तो है ही इन सब से, तो मुश्किलें तो बहुत हैं। चुनाव के दौरान सड़कों की जो अव्यवस्था है वो मुद्दे में रही, क्या कुछ लोगों को बदलाव दिखने वाला है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में? मेरे हिसाब से अभी सड़कें की हालत सुधर रही है और चूँकि NH है तो वो धीरे धीरे बनता है और अभी सड़कों की हालत सुधर रही है और सुधर जाएगी। असल में क्या है, बरसात होने के कारण थोड़ा अभी काम रुका हुआ है, ऐसे पूरा होगा। चाहे हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, जनता की विकास के लिए हम अपने विपक्ष से भी मिलकर काम करते हैं और मेरी आदत है कि सबसे मिलकर काम करना। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। काफ़ी लंबे समय से पार्टी आत्मचिंतन कर रही थी। आपके नज़र में हार का कारण क्या हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिरी में ये घोषणा पत्र जो आते हैं और महतारी वंदन योजना जो आई, उससे मुझे लगता है कि महिलाएं ऐसी हैं कि महिलाएं जिसको वोट देती हैं वो जीतते भी हैं। कांग्रेस भी हमारी उन्हीं से जीतती है और यही वजह है कि कुछ ऐसे उनसे वादे किए गए तो वो भटक गई। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो तो साम दाम दंड भेद देखिए सब करते हैं और कांग्रेस के पास मेरे हिसाब से ये सब करने की उसको आदत नहीं है। वो सिंपल तरीके से लड़ती है और हो सकता है कि कुछ हमारी भी गलती रही हो, अपनी गलतियों को छुपाना भी नहीं चाहिए। कुछ हो सकता है कि हम लोग उतना ज़्यादा अच्छे से तैयारी ना कर पा रहे हों, इसलिए ऐसा हुआ हो, या समझ नहीं पाए हों कि क्या हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे तैयारी करते हैं। देखिए, ये लोग बहुत स्लो चलते हैं और तैयारी करते हैं और वो हमारी कांग्रेस में वो कमी है। मैम, कांग्रेस पार्टी की एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों के इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कबूला कि टिकट देने में कांग्रेस लेट कर देती है कार्यकर्ता को तैयारी करने की। वो तो सभी लोग करते हैं, कहते हैं ना कि अब 1 महीने 20 दिन का टाइम देते हैं, वो ऐसा होता है। और अभी मैंने इस बात को भी अपने प्रभारी से कहा कि कम से कम 1-1.5 महीने पहले बता दिया जाए कि भाई आपको टिकट देना है, तो वो होता है ऐसा। अब किन्हीं कारणोंवश आपस की जो खींचतान होती है या किसको देना है किसको, वो निर्धारित नहीं हो पाता है, सर्वे के आधार पर दिया जाता है। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी कोई टिकट हो जाता है। वैसे देते तो समय पे ही हैं ये लोग, मगर कुछ टिकट थोड़ा रह जाती हैं 5-7, वो बाद में दी जाती हैं। पूर्व सरकार में कई सारी योजनाएं हैं जिसके दम पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे कार्यकाल में वाहवाही बटोरा है, ग्राउंड लेवल में फ़ायदे दिखे भी हैं।
वर्तमान सरकार उन योजनाओं को बंद करने पे तुली हुई है। आप इसके बारे में आपने जिक्र किया था सदन में। क्या रणनीति है पार्टी की, वर्तमान पार्टी की क्या स्थिति है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पिछले 9 महीने से ये सरकार है और यही वजह है कि अभी न्याय यात्रा भी दीपक बैज जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने की पीसीसी के, तो हम लोगों को सड़क पर उतरना क्यों पड़ा, ये भी एक प्रश्न है। और कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं। ना तो यहाँ कानून व्यवस्था है, ना महिलाओं की सुरक्षा है। खुद देखिए, आए दिन पेपर उठा के देखिए, घटनाएं, दुर्घटनाएं, किसी न किसी को चाकू मार दिया, कोई महिला के साथ रेप हो गया, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और 2 साल की बच्ची से लेकर 55 साल की औरत तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो महिला असुरक्षित है, समाज असुरक्षित है। आखिरकार इस जनता ने इनको चुना है तो किसी विश्वास पे चुना होगा ना। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा ग्राउंड लेवल पे काम है जो इस सरकार ने अभी किया हो। धान खरीदी अब करेंगे, उसमें भी थोड़ा देरी करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि सुरक्षा तो इनके हाथ में है ही नहीं। कवर्धा में जो कि उनका खुद का एरिया है होम मिनिस्टर का, जब वहीं पर ऐसा दुर्घटनाएं हो रही हैं, यहाँ एसपी ऑफिस कभी जला नहीं, कभी कलेक्ट्रेट जला नहीं, लेकिन वो हो रहा है। आखिरकार इसी में ये लोग उलझे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों कर रहे हैं? जाति फसाद करना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये चीज़ों से हटकर जनता के लिए काम करने का जो सोच होना चाहिए वो कांग्रेस के पास है। हमारे ज़माने में आपने देखा होगा, आप तो सब तरफ देखते हैं, कब ऐसी घटनाएं हुई? देखिए, घटनाएं तो होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। नक्सली भी अटैक करते हैं, महिलाओं का भी होता है शोषण, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन इतनी मात्रा में तो नहीं होता। इक्का दुक्का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आए दिन हो रहा है। 2000 के करीब हो गए होंगे, 1500 से तो ऊपर ही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सरकार में कोई ठोस कदम अभी ऐसे कुछ लिए हैं। जी मैम, कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे समय से आत्मचिंतन कर रही थी। आपने भी एक कारण बताया। जब हम इंटरव्यू के दौरान टीएस बाबा जी से ये सवाल किए तो उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद शुरू हो गई थी। 50-50 वाला टारगेट था। आधे विधायक दौड़ के जा रहे हैं दिल्ली, आधे विधायक दिल्ली जा रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो गए उस चीज़ को लेकर कि पार्टी के अंदर ही मतभेद चल रहा है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा? देखिए, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं सांसद हूँ। ये विधायकों में क्या चल रहा था मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ ये, क्योंकि जब तक ठोस कारण ना पता हो। उन्होंने कुछ कहा है तो किसी सोच के ही कहा होगा। टीएस बाबा बहुत सीनियर हमारे नेता हैं और डिप्टी वो भी रहे, सीएम भी रहे, तो उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी तो है, उस कमी को दूर करना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं मत बनो, हम बनकर चलो। यदि हम सब एक होंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, यही होता है। जी, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये कहा हमें कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल और भाजपा के केवल 8 महीने दोनों बराबर है। ये उनका सोच, पेपर उठा के देख लें, आए दिन जो समाचार आते हैं वो देख लें। ये कहना उनका, मुझे नहीं लग रहा कि ये मतलब हंसने का मन कर रहा है ये सुन करके। हमारी सरकार ने गुठान दिए, हमारी सरकार ने महिलाओं को एक सशक्तिकरण सही दिया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पेंट भी बनाए हमारी महिलाओं ने गोठानों में, ये सब किया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी चीज़ों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो काम करते हैं, जो कहा हमने किसान भाइयों के साथ जो कहा था वो वादा पूरा किया। आप कहते हो कि पहले हम करेंगे, फिर कहते हो नहीं करेंगे, फिर दबाव आता है तो करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 5 सालों में हमने बहुत अच्छा किया। और ये जनता अभी 9 महीने के बाद ही आप कहीं भी जाके पूछिए तो जनता में एक त्रस्त है और ये बोल रही है कि हमसे भूल हो गई। छत्तीसगढ़ी आवाज़ को बढ़ाने वालों के नाम में बिसाहूदास महंत जी का भी नाम सामने आता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी आवाज़ को लेकर क्या स्थिति है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ की परंपराओं को लेकर हमेशा आगे थी। वो तो स्वप्न दृष्टा है बांगो उसके डैम के, लेकिन उन्होंने जो बातें आगे रखी वो महंत जी भी पूरा कर रहे हैं, हम सब पूरा कर रहे हैं और हम लोग इसमें बिल्कुल आगे हैं। यहाँ की परंपराओं, यहाँ की छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके क्यों नहीं होंगे भाई? हमारी मातृभाषा जो है, जो हम यहाँ बोलते हैं, हिंदी तो है ही हमारी मातृभाषा, लेकिन हमारी सेकंड लैंग्वेज तो छत्तीसगढ़ी है। तो छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देना यहाँ के लोगों का
एक सम्मान है, हम लोग इनको देना चाहते हैं। जी मैम, एक सवाल हम हर बड़े नेता से करते हैं। झीरम घाटी हत्याकांड हुई, जांच नहीं हो पाई, यहाँ 5 साल सरकार थी, क्या कुछ कारण लगता है आपको? अब ये तो सब यहाँ के सीएम जो रहे या जो यहाँ के जांच करता वो बताएंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के तो सारे शहीद हुए हैं उसमें, तो इसमें कांग्रेस तो पीछे रह नहीं सकती। यदि जांच में वो पीछे रहती तो क्यों रहेगी? क्योंकि हमने अपने बड़े बड़े नेताओं को खो दिया है, तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? अब किस कारणवश नहीं हुई ये तो आपको यहाँ के शीर्ष नेता ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जांच होनी चाहिए थी। और क्योंकि हमने बहुत लोगों को खोया है, और सिर्फ हम ही ने खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोया, तो हम क्यों उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे? जी, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में आपका एक अहम भूमिका है छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदन योजना को कितना बड़ा फैक्टर मानती हैं आप? देखिए, महिलाएं ठगा सा महसूस कर रही हैं। आप 1000 रुपये दे के बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। अब आप आज किसी भी मार्केट में जाइए, आप 40 रुपये किलो आलू मिल रहा है, गरीब क्या खाएगा? गैस 1000 रुपये की मिल रही है, खाना तेल 200 रुपये, ये क्या है? आप 1000 रुपये तो दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं, आप क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं? समाज का कर रहे हैं। एक महिला को 1000 रुपये दे करके उसके बच्चे को बेरोज़गार रखना, ये कहाँ की इंसानियत है? पैसों से मैं समझती हूँ कि इससे अच्छा होता कि आप महंगाई कम करते, यहाँ बेरोज़गारों को रोज़गार देते। हमारे नवयुवक यहाँ की, ये देखिए ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये जो रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे की कमी है, लूटपाट करके वो किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। तो हम लोग बेरोज़गारी दे करके, हमारी सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे छत्तीसगढ़ की, बेरोज़गारी दे करके हमारे यहाँ ये अपराधों को बढ़ावा दे रही है। आपके लिए एक मुख्य सवाल, आपके नज़र में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत की भविष्य कैसी होने वाली है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भारत के भविष्य की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो कांग्रेस की, हम सबको सिर्फ भारत के भविष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, कम से कम भारत का भविष्य तो सुधारने में लगे। अब आपने देखा होगा पिछले 5 साल में मैंने सदन में बस एक ही चीज़ सुनी, हर मंत्री से, हर उनके एमपी से, कि 70 साल में ये क्या किए, 70 साल में ये क्या किए, गांधी परिवार, फलाना परिवार। अरे भैया, आप जीत कर आए हैं इस सदन में लोकतंत्र के, यहाँ जातिवादिता छोड़ दो, यहाँ एक दूसरे से वैमनस्यता छोड़ दो और आपस में जनप्रतिनिधि से काम करो। जैसे ही हमारे लोग आते हैं या स्पीकर साहब आते हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, माननीय मोदी जी, तो बस जय सिया राम होता है, मोदी जी की जय होती है, नमो नमो होता है। ये क्या है? वहाँ पर ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वहाँ सिर्फ हम एक जनप्रतिनिधि बनकर गए हैं। वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ सब तंत्र एक साथ हैं, सब लोगों का धर्म एक साथ चलता है, वहाँ सर्व धर्म है वो। वहाँ पर मेरा तेरा करते हैं, कभी राम बोलते हैं, कभी जगन्नाथ जी का सहारा लेते हैं, कभी कृष्ण भगवान का सहारा लेते हैं। ऐसे कहीं विकास होता है? भगवान दिल में रख के आप काम करो ना जनता के लिए। जनता हमारी भगवान है इस समय, जनता को आप ईश्वर मान के उसका काम करिए ना। मुझे समझ में नहीं आता। एक महिला के लिए राजनीति में रहना कितनी बड़ी चुनौती है? महिला होने के नाते मैं बताती हूँ, महिलाओं को राजनीति में बहुत कठिनता होती है। वो इसलिए कि मैं कोई बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, ना राजनेता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर के काम करती थी, एक समाज सेविका के रूप में बचपन से काम करती हूँ। ये नहीं कि मैं यहीं आके कर रही हूँ। कभी किसी दुखियारे को सड़क में गिरा देखा तो उठा के हॉस्पिटल भेज दिया, लेके गए, ये काम करते थे हम। किसी को बच्चा होने वाला है तो गाड़ी में बिठा के उसको हॉस्पिटल छोड़ा। ये छोटे छोटे से काम हम करते थे। कोई गरीब है तो उसे खाना खिला दो या कुछ दे दो, दान दे दो, ऐसा करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए बड़े काम करने लग गए, फिर यहाँ आए। लेकिन मैं कभी ना चुनाव लड़ी थी। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सीधा रसोई घर से, जिसको चौका भी बोलते हैं, जिसको किचन बोलते हैं, सीधे पार्लियामेंट में पहुँची।
तो ये मेरा सौभाग्य रहा होगा कि मुझे एक राजनीतिक मंच, एक सांसद होने का मंच मिला मुझे और काम करने के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि इनको क्या पता, इनको कुछ नहीं आता। लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला जिस क्षेत्र में जाती है, जो भी काम करती है, चाहे वो एक घरेलू महिला हो, घर संभालती हो, तो वो अपने दोनों परिवारों को संभालती है, मायका ससुराल, बच्चे संभालती है, पति संभालती है, उनको एक अच्छे गुण देती है, एक दिशा देती है जीने की। तो महिलाओं के पास राजनीति यानी कि कोई सी भी नीति बोलते हैं, ये नहीं कि राजनीति उधर ही जाके होती है, कहीं से जो भी काम मिलता है बड़े ईमानदारी से करती हैं। और मैं अपना एक सोच बताती हूँ कि जब तक पुरुष तो कहेंगे महिला के लिए कुछ भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, पुरुष प्रधान देश है ये भारत, यहाँ महिलाओं की तरक्की लोगों को सहन भी नहीं होती है। लेकिन जब तक इस भारत में एक महिला दूसरी महिला का सम्मान नहीं करेगी, जब तक महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा नहीं। हमको हर महिला का सम्मान एक महिला को भी करना चाहिए। जब हम एक महिला का सम्मान करेंगे तो पुरुष तो अपना आप करेंगे कि भाई ये सम्मानीय है। तो हमारे समाज को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि राजनीति को सुधारने की ज़रूरत है। हमारे समाज में लड़कियों को बढ़ाना, पालना, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनको पढ़ाना, उनको किसी भी चीज़ में ये नहीं कहना कि आप लड़कों से कम हो, ये चीज़ होनी चाहिए। तो मुझ जैसी जो भी महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, वो पहले ये बिल्कुल परिपक्व हो जाएं और ये सुनिश्चित कर लें कि हम हर क्षेत्र में बिना किसी से पूछे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे हुनर है और हर महिला कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। जब मैं सांसद बन सकती हूँ तो किसी भी महिला को सांसद बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैम, तो एक पति के लिए कितना बड़ा योगदान है? हर महिला अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने अपने पति को राजनीति किसी भी क्षेत्र में जाने से कभी भी मैं बाधक नहीं बनी। उनको मैंने परिवार से बिल्कुल छोड़ दिया था कि आप जाएं, जहाँ जो करना है, जो भी सेवाएं करनी हैं आपको, वो करिए। और मैं अपने बच्चों को मैंने पाला। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। शादी भी की तैयारी से लेकर के, पढ़ाने की तैयारी से लेकर शादी तक की। मैंने अपने पति को कभी कोई बोझ नहीं डाला। और आज वो इस जगह पहुँचे हैं तो सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं, जैसा कि सब लोग कहते हैं मुझे, मेरे ससुराल वाले भी, मायके वाले भी, और सोचने मिलने जुलने वाले भी कहते हैं मुझे, मैं उनकी कहना बता रही हूँ कि आपने कभी उनको घरेलू उसमें बांधा नहीं, तो वो आज़ादी से रहे और वो इस मुकाम तक पहुँच सके। तो इंसान को यदि फ्री छोड़ा जाए उसको उसके कार्य क्षेत्र में, तो वो तरक्की करता है। मैम, चरण जी के साथ विचारों को लेकर कभी मतभेद हुआ है आपका? बिल्कुल होता है। पति पत्नी में लड़ाई ना हो तो फिर तो बात ही ना बने, दुनिया की रीत है। हम लोगों में मनमुटाव भी होते हैं, बातचीत में मतलब मतभेद होते हैं, मन के भेद नहीं होते मतभेद होते हैं। और किन्हीं बातों को, जैसे मैंने कहा ये अच्छा है, वो कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है, तो हम लोग विचार करते हैं, जो सही में अच्छा नहीं उसे नहीं करेंगे, या जो सही में अच्छा है उसको हम दोनों ही करते हैं। वो भी मुझसे कभी कभी सलाह मांगते हैं और मैं तो हमेशा ही मांगती हूँ सलाह, क्योंकि वो अनुभवी भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा भी है और अपने पिता की राजनीति भी देखी है, तो वो हर हाल में मुझसे ज़्यादा जानकार हैं। तो उनसे मैं समय समय पर लेती हूँ। और जो भी मैं काम करती हूँ, अभी मैंने मेडिकल कॉलेज जो खोला है 3 साल पहले अपने कोरबा में, आज 3rd ईयर चल रहा है वहाँ पर, उसके पीछे भी ये उनका सपना है। वो चाहते थे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज हो, वो चाहते हैं मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज हो, वो चाहते हैं बैकुंठपुर के पास एक मेडिकल कॉलेज हो, मरवाही में हो। तो ये उनके सपने हैं जो हमारे द्वारा पूरे हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि उनके सपने हैं जो मैं पूरा कर रही हूँ। महंत परिवार से हम किसे फिर राजनीति में देखने वाले हैं? अभी तक तो कोई तय नहीं है लेकिन हो सकता है कि जो हम, जैसे इनके पिताजी सेवा करते थे, फिर ये ना चाहते हुए भी अचानक आके सेवा करने लगे। मैं भी नहीं चाहती थी, फिर भी मैं अचानक आके सेवा करने लगी। यदि हम अपना ये सौंपेंगे तो हो सकता है हमारे बच्चे
कोई ना कोई इसमें आके सेवा करे। ये सेवा भाव है, यदि जो बच्चा सेवा करना चाहेगा वो आ सकता है, नहीं करना चाहेगा तो कहीं और जा सकता है। कोई बंधन नहीं है, ना कोई तय हुआ है। एक बच्चे के लिए माँ का समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी गृहिणी भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं राजनीति को भी? और हाँ, ये सही में बहुत कठिन आपने प्रश्न पूछा है। कभी कभी होता है कि बच्चों का जन्मदिन है, अब 3 लड़कियां तो ब्याह दी, बाहर चली गईं, मगर उनके पास जाके या उनको बुला के भी तो मनाया जा सकता है, लेकिन नहीं हो पाता। फ़ोन से बात होती है या वीडियो कॉल में, बेटा केक काटो हम देखेंगे। बहुत दुख होता है कभी कभी। हम दूसरे के बच्चों को, अपने दूसरे लोगों के बच्चों के बर्थडे में जाके उसको ग्रीट करते हैं, उससे केक कटवाते हैं और हम लोग भी काटते हैं उसके साथ, लेकिन हम स्वयं के बच्चों का नहीं कर पाते। तो ये त्याग तो होता ही है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। यदि हमें दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को थोड़ा त्याग करना पड़ता है। लेकिन जब भी समय मिलता है हम सब एक हो जाते हैं। कभी भी ज़रा सा भी मौका लगा तो सारे बच्चों को बुला लेती हूँ अपने पास। दिल्ली में, यहाँ सारा गांव में, कहीं भी हम लोग इकट्ठा होकर दिवाली मनाते हैं। और हमारे दामाद भी अच्छे हैं कि वो हमारी लड़कियों का सहयोग करते हैं और वो भी आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि खुशी, छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग ढूंढते हैं और फ़ोन से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। एक दूसरे का दुख, कोई बीमार होता है तो उसको बुला लेते हैं। ये सब चलता रहता है। लेकिन महंत जी तो उतना भी नहीं कर पाते, मैं तो इतना भी कर लेती हूँ, वो तो मुझसे ज़्यादा बिज़ी हैं। तो उनकी कमी को भी मुझे पूरा करना पड़ता है कि पापा नहीं है, चलो मैं हूँ। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्रदेश की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहिए हमारे माध्यम से आप? प्रदेश की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, और ख़ासकर राजनीति में जो आना चाहती हैं वो आगे आएं। और पढ़ लिखने के बाद आगे आएंगी तो वो अपने दिमाग से, अपने सोच से और अपनी नई सोच रख के और तरक्की की सोच रख कर काम करें, लेकिन पूरी तरह समर्पित होकर करें। मेरा कहना ये है कि यदि महिला आती है तो वो अपने घर के अलावा, समर्पण बहुत ज़रूरी है राजनीति में। यदि हम समर्पण करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और हमें अपना जीवन को, दुखों को, अपने जीवन की मुसीबतों को छोड़कर हमको दूसरों के जीवन में और मुसीबतों में और उनके खुश रहने में शामिल होना चाहिए। एक मानव यदि दूसरे मानव के काम आए, इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। मानवता ही धर्म को मैं मानती हूँ। मैं सर्व धर्म वाली हूँ, आर्य समाजी हूँ और कबीरपंथी हूँ। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान थे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत जी। ऐसे ही कद्दावर नेताओं को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।